हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ये जो आपका फिजिक्स का थर्ड फाउंडेशन है 11th का, ठीक है ना। अभी ये 10 मार्च को कंडक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर देखो एक बच्चे का पेपर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सामने, और ये आपके क्वेश्चन पेपर आपका है। यहाँ हमारा पेज है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा आपको लिख के बताना है वहाँ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है बेटा जी। तो ध्यान देना आप लोग एक एक करके। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। इसमें सिंपल सी बात है, आपको पता है। आप कहते हो कि सर जो हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते हैं एफ जो फोर्स लिखते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जी जो हो जाएगा, जी इज़ वॉट, यहाँ एफ इंटू आर स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई करोगे अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है बेटा जी। अगर मैं कहूँ कि बताइए अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी की बात करें हम, तो आप कहोगे सर क्या करना इसमें है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ क्या होगा, एम एल टी माइनस टू होगा, और आर का क्या होगा तुम्हारा, ये L2 होगा, है ना, अपॉन, है ना, ये होगा नीचे आपका एम स्क्वायर, क्योंकि मास m1 m2 आपका एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो यहाँ से एक m से एक m कट जाएगा बेटा जी, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, ध्यान देना। अब बेटा m को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, m-1 L क्यूब और t-2, ये आपका आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। देखो ये बच्चे का बिल्कुल सही आया है, ml, तो ये बिल्कुल करेक्ट किया इसने है, वेरी गुड। तो आपको भी ऐसे ही करना, ठीक है बेटा जी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एट विच एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, है ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करें तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन सिंपल जी। अब थीटा इज इक्वल टू क्या रख देंगे यहाँ पर, 90 फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, देखो यू स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी थीटा 90 नहीं होगा, 45 होगा, क्या होगा जी 45 होगा। यहाँ से थीटा कितना रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 2 यहाँ पर है, मल्टी 40 होती है, साइन 90 हो जाएगा, ये अपॉन कितना जब आएगा, जी हो जाएगा। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, तो ये आपकी आ जाएगी मैक्सिमम रेंज आ जाएगा, जब क्या तुम्हारा होगा, थीटा कितना होगा 45 होगा। एट विच एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 45 पे क्या होगा, रेंज आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ये दिखाया बच्चे ने, बिल्कुल सही लिखा है, रेंज कितना होगा 45 पे होगा मैक्सिमम। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच वन हैज़ लार्ज मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है, बिल्कुल आपको पता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पी स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 2m इंटू के इंटू ई, है कि नहीं, ये आपका फार्मूला है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, हैवी, एक हैवी बॉडी है, एक लाइटर बॉडी है, दोनों की क्या है, हैव इक्वल का मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। मतलब आप कह सकते हो कि काइनेटिक अगर सेम है तो पी किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा जी, तो पी आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या तुम्हारा हो जाएगा 2m हो जाएगा, क्यों, या सिंपल m हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों ही बॉडी के लिए सेम है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा m, यानी p प्रोपोर्शनल टू रूट m। इसका क्या मतलब हुआ कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू रूट M1 अपॉन M2। जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा, जो बॉडी क्या होगी, जिसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा जी। अगर आपने कहा कि भाई हैवियर, आपने क्या बोला कि अगर M1 बड़ा मान लो किससे है, M2 से, तो क्या इंप्लाई करेगा, P1 बड़ा होगा किससे तुम्हारा, P2 से, यानी जो हैवियर मास होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो लाइटर मास होगा उसका मोमेंटम कम होगा। और बच्चे ने यहाँ लिखा हुआ है कि हैवियर बॉडी हैज़ मोर मोमेंटम, दिखाया भी इसने है,
इफ़ एम इज़ द इफ़ एम इज़ मोर देन मोमेंटम इज़ ऑल्सो मोर। आई थिंक बच्चे ने बिल्कुल लिखा है करेक्ट, वही चीज़ आपको यहाँ करनी भी है। ठीक है बेटा जी, हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। डिफाइन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको फिर लेके आऊँ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, टोटल टाइम। तो आप इसे कह सकते हो सर कि इसे बोल सकते हो कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और अगर इसको हम लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी को, हम वी एवरेज को लिखते अगर हम वेक्टर में, तो यहाँ भी इसको वेक्टर दिखा देंगे। बच्चे ने बिल्कुल सही कहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? डी एक्स अपॉन डी टी। क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। यह आपका डी एक्स अपॉन डी टी, इसे बोलेंगे इंस्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपका है क्या चीज़? हाउ मेनी वॉट आर इन 1 हॉर्स पावर। ठीक है, क्या होता है आपका? देखो ये बच्चे ने पॉइंट आउट किया है, ध्यान देना थोड़ा। मैं इसको, हाँ ये देखिए कितना लिखा है इसने है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना है? 746 वॉट। बिल्कुल करेक्ट आपका है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? इज द टॉर्क स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता है कि टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो आपका जो टॉर्क है वो आर क्रॉस एफ लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चे ने लिखा है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द फ्री फॉल। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करे तो उसका वेट क्या होगा? तो आप इस बात को समझो। अब यहाँ बच्चे ने क्या है, मिस्टेक कर दी है। देखो ध्यान से, इसकी मिस्टेक हुई है, ध्यान देना। ये वाला जिसने मिस्टेक किया है, मैं इसको यहाँ कट करूँगा, ये ठीक है ना, ये इसे मैं कट करूँगा। क्योंकि जब कोई बॉडी, समझाता है आप लोगों को हम, कि मान लो क्वेश्चन नंबर कौन सा ये है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ना, नहीं 8 है, सॉरी कौन सा ये था आप, ये 6 था ना, ये 6 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कोई बॉडी है, अगर है। अच्छा, वेट क्या होता है? वेट आकर बात करें हम, जैसे मान लो यहाँ पर एक सरफेस पर कोई बॉडी यहाँ रखी गई है, ध्यान देना, ये सरफेस है, इस पर आपने एक बॉडी ऐसे रख दिया है, ये आपने एक बॉडी रखा है ऐसे, ठीक है ना, ये आपने ये बॉडी यहाँ रख दिया है। इस बॉडी का मास कितना है? m है। अब क्या है, ये बॉडी जो है, इस बॉडी पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है? अर्थ कितना फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा आपका? सिंपल, आप कहोगे सर अर्थ जो लगा रही है वो mg लगा रही है, ठीक है ना। ये किसका फोर्स है? ये अर्थ इस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। अब ये बॉडी क्या करेगी? इस सरफेस को पुश करेगी नीचे की तरफ, क्योंकि ये बॉडी क्या करेगी, क्योंकि ये बॉडी के बीच में नीचे क्या आ गया? सरफेस आ गया है। तो ये बॉडी क्या करेगी? इस सरफेस को पुश कहाँ करेगी? नीचे की तरफ पुश करेगी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देना आप लोग। इसने क्या किया? इसको नीचे की तरफ पुश किया। अच्छा, जब ये पुश किया तो इसका, इस बॉडी का जो नॉर्मल रिएक्शन है किस पर, जो नॉर्मल फोर्स है सरफेस पर, कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। तो सरफेस भी क्या करेगा? बॉडी को रिएक्ट करेगा ऊपर की तरफ। और ये जो है सरफेस का रिएक्शन है एन। ये आई थिंक मेरी बात समझ गए। ये दोनों जो एन है ये अलग अलग बॉडी पे लगे हुए हैं। ये किस पे लगा हुआ है? ये ऊपर वाली बॉडी पे लगा हुआ है। ये एन किस पे लगा हुआ है? सरफेस पे लगा हुआ है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, वो इसी बॉडी पे लगा हुआ है। यानी इस वाली बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो अर्थ खींच रही है ग्रेविटी कहाँ? नीचे की तरफ। और एक सरफेस ने कहाँ फोर्स लगाया? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो अब इस बॉडी का वेट किसे बोलेंगे? mg को बोलेंगे कि n को बोलेंगे? नहीं, n को बोलते हैं। n इज व्हाट? वेट ऑफ द बॉडी। क्योंकि बॉडी यहाँ रेस्ट में है, किस में है? रेस्ट में है, इसलिए n इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग? mg बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो mg है वही बॉडी का वेट बन जा रहा है। लेकिन व्हाट हैपन, अगर फ्री फॉल है, मान लो ये बॉडी कैसी है, ये आपकी बॉडी है,
और ये फ्री फॉल गिर रही है नीचे की तरफ। तो ठीक है, इस पर फोर्स कितना लगा आपका, mg लगा। तो ठीक है, फोर्स तो लगा mg, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या इस बॉडी पर कोई नॉर्मल रिएक्शन है? आपको सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, फ्री फॉल। अगर ये कैसा फॉल है, ये फ्री फॉल है, तो आपको सर कोई फोर्स नहीं है, कोई नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर नीचे कोई सरफेस तो है नहीं, इसलिए लगातार ये गिरती जाएगी। इस बॉडी पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा, तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है बॉडी पर, ये n इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ड्यूरिंग द फ्री फॉल मोशन। इसलिए कहेंगे वेट भी क्या होगा इस बॉडी का, 0 माना जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, वेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा जी, 0। इसको आप लोग पॉइंट आउट करना, बच्चे ने मिस्टेक की, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं अगले कंसेप्ट में आऊँगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर क्या आपका है, 8, ठीक है ना। लिखा इसने क्या है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज ग्रेटर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम डिफॉर्मेशन इन स्टील एज कंपेयर टू रबर। बिल्कुल लिखा है, सही लिखा है इसने। क्या बोलते हैं हम लोग, आपको लगता है कि रबर मोर इलास्टिक है, ऐसे जनरल लगता है, लेकिन नहीं। आप रबर को लो और आपने एक रबर की बॉल ले लिया, और एक आपने ये रबर की बॉल है, मान लीजिए ये स्टील की बॉल है, और ये क्या है, ये आपका स्टील की बॉल है, और ये आपकी रबर की बॉल है ना। अगर इन दोनों को क्या है, हमें डिफॉर्म कर सेम डिफॉर्मेशन देना है, तो बताइए किस पर अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ लगाना पड़ेगा, स्टील की बॉल पर अधिक स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, रबर की बॉल पे कम स्ट्रेस लगाना पड़ेगा सेम डिफॉर्मेशन के लिए। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। स्टील ज़्यादा हार्ड है इन कंपेयर टू क्या है, रबर। स्टील क्या है, अपनी इनिशियल स्टेट को बनाए रखने में क्या है, ज़्यादा कैपेबल है देन दैट ऑफ द रबर, इसलिए मोर इलास्टिक है। बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। मैं आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन देखा, डिफाइन, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो। मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें क्या है, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एट एब्सोल्यूट जीरो मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज आर कह सकते हैं स्टॉप। एब्सोल्यूट जीरो वो एब्सोल्यूट जीरो जो है 0 केल्विन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो स्टॉप हो जाता है, वो सीज हो जाता है, ठीक है ना। और जितने भी मॉलिक्यूलर मोशन है सबके सब क्या है, रुक जाते हैं। तो बिल्कुल सही लिखा है, द टेम्परेचर 0 केल्विन एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वेरी गुड। इसको 0 केल्विन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ़ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन इन अ रूम देन द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल बी इंक्रीजेज, हॉट हो जाता है। तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, ठीक है बेटा जी। तो अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन से हम लोग आगे निकलते हैं, सीधे आप कहाँ आते हैं, सेक्शन बी में, ठीक है ना। अब आपका फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट, इसकी एक्यूरेसी देखना आपको है। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 11, है ना। इसमें क्या है, E इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये अभी आपका आपकी एनर्जी ये है, ये आपका मास है, ये आपकी वेलोसिटी है। 1/2 तो कांस्टेंट है, उसका हम डायमेंशनल फॉर्म लिखेंगे नहीं। तो अगर हम लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करें, अगर दोनों साइड का क्या, लेफ़्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड की बराबर हो जाता है, तो ये डायमेंशनली क्या माना जाएगा, ये करेक्ट माना जाएगा। बच्चे ने बिल्कुल कहा, ये देखिए एक्यूरेट है। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला निकाला है ना, ये एनर्जी का निकाला क्या चीज़, ml²T-2, और mv² को निकाला ml²T-2। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है, ठीक है बेटा जी। अब हम आगे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका डिराइव फार्मूला v जो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस AT को कैलकुलस मेथड से और ग्राफिकल मेथड से दोनों में पूछता है ना। ये ग्राफिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में प्रॉपर तरीके से इसका नाम मेंशन किया गया है, इसलिए ग्राफिकल पे फोकस करना। हालांकि कैलकुलस मेथड भी आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इजी है, वो आपको पता है, बट यहाँ पर क्या पूछा गया, ग्राफिकल मेथड। तो आप यहाँ पर क्या है, प्रॉपर आपने क्या, इस देखो इसने बनाया टाइम की एक्सिस, फिर क्या बनाया उसने, वेलोसिटी बनाया, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया उसने, u दिया, है ना बेटा। तो यहाँ देखो लिखा है उसने, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ये इज़ आपका एक्सेलरेशन, t इज़ द टाइम, ठीक है ना। आपका टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम A to D, है ना। यहाँ से जब ये बॉडी का जो ग्राफ बनाया आपने है, वो आपका टाइम है।
और बिल्कुल आपने बताया स्लोप क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बेस, बिल्कुल करेक्ट बनाया बिल्कुल। इसके बाद क्या है, वी ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए टी प्लस ओ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका हो गया ग्राफिकल मेथड से स्पीड का जो फर्स्ट इक्वेशन आपका है स्पीड इक्वेशन, उसको उसने प्रूफ कर दिया है। आई थिंक आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, सिंपल है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। कह रहा है कि डिफाइन द यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान देना क्या पूछ रहा है ये, तो बस आप बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर देता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। क्या होता है इसमें, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जिसका बच्चा लिखा है ये कि भाई व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब इसमें स्पीड क्या होगी, इसमें वेलोसिटी तुम्हारी क्या होगी, इसमें वेलोसिटी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये बिल्कुल कांस्टेंट होगी। अब पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा। लेफ्ट में देखो इधर इस साइड में, तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, है ना, इन द फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बिल्कुल, अगर आपकी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है ड्यूरिंग द होल मोशन, तो क्या कहेंगे कि हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ना। अगर इसका एग्जांपल देना हो, देखो बिल्कुल प्रॉपर दिया है। फ्री फॉल बॉडी में क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या है बॉडी इसी एक्सेलरेशन से लगातार क्या करती है, मूव करती है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका है, इसका भी इस पे नंबर पूरा मिलेगा इसको। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द लेबर हु 10 bricks of 1 kilogram each of the roof of a house 5 meter height by the climbing ladder। ठीक है ना। अच्छा, वो लैडर के थ्रू जा रहा है, तो आपको पता है, तो आप देखिए कि अगर कौन सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका जो वर्क डन वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मान लो ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका थोड़ा डिफरेंट आ गया तब भी आपको करना पड़ जाएगा। ये आपका सरफेस है, और अगर मान लो कि ये बॉडी यहाँ पर है ना, और यहाँ हाइट क्या आपकी, मान लो ये जो हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 5, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी मान ली आपने कि 5 मीटर है। ठीक है ना। अब इस बॉडी को अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे ऐसे, है ना, तो कितना वर्क करना पड़ा। अगर इस बॉडी का मास कितना m है, तो वर्क जो आपका होगा सिंपल mgh होगा। ठीक है, वो निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन हम तब लगाएंगे जब निकालेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तब निगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे, लेकिन वर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम आएगा। ठीक है ना। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने ये था किया कि इस बॉडी को ऐसे ले गया, वो ऐसे लेके यहाँ पहुँचा। तो बताओ, जो बच्चा इस तरीके से बॉडी को जिगजैग फॉर्म में लेके जा रहा है, यानी लैडर सीढ़ी लगी हुई है, इस पे अपना पैर रखते रखते लेके जा रहा है, यहाँ पर पहुँचा वो। अब क्या उसने वर्क डिफरेंट किया होगा या वही वर्क किया होगा, तो कहोगे सर सेम वर्क किया होगा, क्योंकि इस बंदे ने क्या है, चाहे इस तरीके से मूव करे चाहे इस तरीके से मूव करे, वो जो एग्जैक्ट हाइट है ना वही गेन करेगा, कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। ठीक है बेटा जी, यहाँ भी क्या आएगा तुम्हारा mgh ही आएगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है। अब मुझे बताओ कि कितना है, s कितना है, 5 मीटर है, और एक ब्रिक का मास कितना है, 1 kg है, तो 10 ब्रिक का मास कितना होगा, 10 kg होगा। तो फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, है कि नहीं बेटा जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एम जी जो मैंने लिखा है, सॉरी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या होगी तुम्हारी, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। जो आपका वर्क होगा ना, यहाँ पर वर्क जो होगा आपका वो फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा वर्क आपका, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, फोर्स क्या होगा तुम्हारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स लगा हुआ है,
फोर्स तो आपका पता है कि जब ऊपर जा रहे हो तो mg ही फोर्स लग रहा है आपका। और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया आपने, 5 मीटर, 5 मीटर। तो क्या बनेगा तुम्हारा, बोलो जी। और जब आपने एफ डी करोगे ना, आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट जब फोर्स रखोगे तो आपका आ गया एम जी एच, मतलब वही वर्क क्या है कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपने लिखा था कि भाई वर्क डन क्या होगा, एम जी एच होगा, वो बिल्कुल, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा पूरा का पूरा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही क्या बनता है आपका है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकालोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा एफ इंटू एस लिखा, देखो एम जी एस आया है ना, एच आ गया आपका जो हाइट आपकी है, और मल्टीप्लाई किया आपका 490 जूल आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एनर्जी आपकी कंजर्व होती है अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस फार्मूले को आपको ऐसे ही प्रॉपर तरीके से करना है। आई थिंक ये बात आप समझ गए। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। अभी कह रहा है कि इफ़ द एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व इन अ सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ डिक्रीज्ड। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिक्रीज करते हैं तो विल इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो कंजर्व्ड। इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व होती है, जबकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहे हैं के साथ हम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम चेंज कर रहे हैं। एक्सप्लेन करिए इसको कि किस तरीके से कि एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, जबकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बच्चे ने किया है। देखो ध्यान से मैं बताता हूँ आपको, आपने क्या किया, टॉर्क नेट आपका जीरो है तो एल क्या तुम्हारा होगा, कंजर्व होगा। अगर एल क्या होता है, आई इंटू ओमेगा होता है। क्या होता है एल बेटा जी, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, ध्यान देना उस पर कि जो आपका क्या होता है एंगुलर मोमेंटम होगा, ये देखिए जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा, वो आई इंटू क्या होगा, ओमेगा होगा। तो अगर टॉर्क नेट इसमें क्या है, अगर जीरो है तो पक्का है ये कि ये कंजर्व होगा, यानी आई वन इंटू ओमेगा वन इक्वल टू आई टू इंटू क्या होगा, ओमेगा टू, ये तो पक्का ये कंजर्व होगा, है ना। क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है, इसलिए इसने क्या बच्चे ने किया, देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया, अब इसको काइनेटिक में कन्वर्ट किया, देखो स्क्वायर करके 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गई तुम्हारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की, ये हो गई तुम्हारी सेकेंड की, ध्यान देना। अब मुझे बताओ आप लोग, अब क्या होगा तुम्हारा, देखिए ये आपका हो गया 1/2, है ना। आपने क्या किया, I1 बाहर ले लिया, तो ये सॉरी इधर से आपने इधर, एक मिनट, एक सेकंड में से कट करता हूँ, पहले समझाता हूँ आपको ध्यान से क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा यहाँ पर क्या I1, अभी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 I1 ओमेगा वन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या बेटा जी, I1 को हमने एक बाहर ले लिया तो ये तुम्हारी क्या हो गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई KE1 फर्स्ट हो गई, और ये तुम्हारी क्या हो गई KE2 सेकेंड हो गई, ठीक है ना। आपको पूछा गया है कि भाई क्या पूछा गया, कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विल इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो कंजर्व्ड। क्या अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या सिस्टम की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको आपको दिखाना है कि ऐसा होता कैसे, जबकि कभी भी क्या है, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज किया तो पक्का है कि आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी है, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो बेटा जी क्या हो गया, बिल्कुल सही किया इसने है, काइनेटिक एनर्जी E1 है और आपका E2 है। अब मुझे बताओ कि अगर आपने क्या किया, अगर I1 को आपने क्या किया, अगर I1 को आपने डिक्रीज किया, क्या किया बेटा जी, इसको डिक्रीज किया, तो क्योंकि दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, I1 को आपने डिक्रीज किया तो पक्का है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि रेशियो को मेंटेन रखना है। ये क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो I1 और काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए। हाँ ये कह सकते हो कि जैसे आप यहाँ कह सकते हो कि I1 ओमेगा ये कांस्टेंट है, तो वैसे I1 और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का जो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट ये कहो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग से कांस्टेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने I1 को डिक्रीज किया तो पक्का है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए आप ये कह सकते हो कि द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, बिल्कुल करेक्ट इसने लिखा हुआ है। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ में आ गई बेटा जी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और उसकी
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप चेंज कर रहे हो तो पक्का है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी, कंजर्व नहीं होगी। इस बात से आपने एक्सप्लेन किया और आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, इसमें इसको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बेटा जी। बच्चे ने लिखा डिफाइन द, क्वेश्चन आपका है डिफाइन द एस्केप वेलोसिटी, ये है ना आपकी एस्केप वेलोसिटी, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी, वेरी गुड, सही लिखा है इसने, है रिलेशन भी सही दिया इसने, है डायग्राम बनाया है, मास ऑफ द अर्थ है, ये चीज़ आप यहाँ लिख दो बेटा, लिखा नहीं आपने, लिख दो हैविंग मास, अच्छा अ बॉडी रिवॉल्व अराउंड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अराउंड ऑर्बिट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैविंग मास एम नॉट एंड वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ लिख दो कि भाई क्या है, एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और आर, आर को क्या लिया आपने, डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ द अर्थ एंड एम नॉट, ये आपने पॉइंट आउट कर देना। ठीक है, ये बिल्कुल आपने करेक्ट किया, वी ई क्या है करेक्ट किया, ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट आपका। तो रिलेशन आपने वी इसके वेलोसिटी और क्या है ऑर्बिटल में निकाला है, इस पर पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 2 मार्क्स पूरा पूरा आपको मिलेगा। अभी इस बच्चे का सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वहाँ उसका 1 नंबर कटा है। ठीक है ना, अभी इसका पूरा का पूरा करेक्ट चल रहा है। ठीक है बेटा जी, मैं आपको आज दिखाता हूँ, दूसरे में आप आता हूँ बेटा जी, ध्यान देना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल आप कहते हो कि सर जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने बताया था आपको, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, इसको बस बोलते हैं स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आप कहते हो डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्लू, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये बेटा यहाँ पर एक पॉइंट आउट कर दो, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी आप लोग लिख दिया करो कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखा करो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा आपको, और इसको आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा बेटा, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं। ठीक है बेटा जी, ये देखो क्वेश्चन क्या आपका है, व्हाट इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन द एब्सोल्यूट जीरो। ये बार बार पूछ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और वास्तव में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, केटीजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये माना जाता है। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या है कि इन द काइनेटिक थियरी ऑफ इट स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बिल्कुल करेक्ट लिखा है बच्चे ने, देखो इतना किसने बढ़िया लिखा है, इसको ना लिखा बेटा जी, आपने इसको लिखना है, यहाँ से लिखना। ठीक है ना, आपने 1/3 एम नॉट लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है, ये सही लिखा आपने बिल्कुल। एम के नॉट क्या है, एन क्या है, एम क्या है, वी क्या है, रो, सब उसने पॉइंट आउट किया है। ये भी इसका करेक्ट है, ये भी इसका करेक्ट है। बाय द गैस लॉ पी वी इक्वल टू एन आर टी किया उसने, फॉर एन मोल के लिए क्या बोला उसने, पी वी इक्वल टू आर टी। ठीक है ना, तो यहाँ से आर टी क्या होगा, देखो यहाँ रखा ना पी वी इक्वल, पी वी रखा है यहाँ पर आपने। ठीक है ना, तो कि एन इंटू एम नॉट क्या है, मोलर मास हो गया ना आपका ये, तो इसने क्या लगा, देखो वी आर एम एस अपना 3 RT बाई एम हो गया, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट। ये आपने इसको रेक्टेंगल करना है, मीन यही आपका है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। साथ में क्या किया आपने, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर दिया, तो आपने कहा कि वी आर एम एस के स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी रूट क्यों कर दिया बेटा जी, या रूट नहीं होगा, सिंपल होगा ना, प्रोपोर्शनल टू टी होगा, क्योंकि वी आर एम एस स्क्वायर किसके, वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू क्या है, रूट टू के है, तो वी आर एम एस स्क्वायर क्या है, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सिंपल टी के होगा, तभी तो इससे रिलेट होगा ना ये। तो ये बिल्कुल करेक्ट किया इसने, नो प्रॉब्लम, आपको ऐसे ही करना है, इसको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा इस पर। ठीक है बेटा जी, आई थिंक आप लोग इस बात को समझ गए। ठीक है बेटा जी, अब मैं जो है कि अगले कंसेप्ट में आता हूँ, क्या है, इफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विथ एन एम्पलीट्यूड 5 नैनोमीटर, सॉरी मिलीमीटर है, द टाइम पीरियड 2 सेकेंड, फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो पक्का है कि इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, मीन पर होगी, है ना। तो कितना है मिलीमीटर को इसने क्या कन्वर्ट किया, देखो मीटर में कन्वर्ट किया, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सारी की सारी वैल्यूज़ को आप एसआई में रख के आगे बढ़ोगे। इसके बाद इसने क्या किया, टी इक्वल टू आपका 2 सेकेंड है, वी मैक्स क्या लिखा, ओमेगा इंटू ई लिखा, 2π/t लिखा, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हुआ आपका है, इसमें इसको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक सारे बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, तो अच्छे से कर रहे हो, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन आपका ऐसा हो, इसलिए मैंने इसकी कॉपी को मैंने किया है सिलेक्ट कि आप लोग भी देखो, और जिस बच्चे की कॉपी मैं चेक कर रहा हूँ उसमें भी उसको देखना है कहाँ कहाँ मुझे मेरा एरर्स हो रहा है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इस बात को आप समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सो दैट द न्यूटन्स लॉ इज द ओनली रियल लॉ ऑफ मोशन।
बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आपको दिखाना है कि न्यूटन जो सेकेंड लॉ है वही रियल लॉ ऑफ मोशन है। मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ अगर आपको पता है तो आप उसी से फर्स्ट लॉ भी एक्सप्लेन कर लोगे, उसी सेकेंड लॉ से लेकर आपको थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको आपको शो करना है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन प्रपोज 3 लॉज ऑफ मोशन। बिल्कुल, वेरी गुड। एमंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोथ प्रेजेंट सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोथ आर प्रेजेंट इन, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दोनों को हम लोग प्रेजेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फर्स्ट लॉ इन सेकेंड लॉ, ठीक है ना। सेकेंड लॉ के अंदर ही क्या तुम्हारा फर्स्ट लॉ बच्चे ने अकॉर्डिंग टू, देखो सेकेंड लॉ का उसने यूज किया है। बिल्कुल, F=ma दिया है, ये दिया है, और दिखा क्या दिया आपके, इसने क्या दिखा दिया कि भाई देखिए ma=F नेट क्या है, बॉडी पर 0 है। तो ma में m तो 0 हो नहीं सकता है, और a आपका क्या होगा, तुम्हारा 0 होगा। अगर a 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी पर क्या है, अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी में बनी रहेगी, है ना। उसके स्टेट को हम चेंज, स्टेट ऑफ मोशन हम उसके चेंज नहीं, अगर वो मोशन में है तो कंटिन्यूस वो मोशन में रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि बॉडी पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो ये देखो बिल्कुल, नो एक्सेलरेशन इफ नो फोर्स ऑन द बॉडी, इट शोज दैट बॉडी इज रेस्ट। हाँ, डिफाइन कर दिया बिल्कुल। तो फर्स्ट लॉ, इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ में क्या किया उसने, 2 बॉडी ले लिया, ठीक है। इस पर क्या इसने फोर्स इस पर लगाया, ए ने लगाया बी पर, बी ने लगाया ए पर, क्या फोर्स लगाया, FAB फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और FBA क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये दोनों एक ही सिस्टम की बॉडी है। कौन सा सिस्टम आपका है, आइसोलेटेड, बाहर से कोई फोर्स एक्ट इस पर नहीं हुआ है, ठीक है ना। ऐसा इसने एज्यूम कर रखा है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, 2 बॉडीज़, इसके अंदर 2 बॉडी ए और बी हैं, ठीक है बेटा जी। अब बताइए क्या तुम्हारा ए पर क्या मोमेंट, अच्छा ए पहले का मोमेंटम क्या लिया इसने, DPA लिया। दूसरे का मोमेंटम क्या लिया इसने, PB लिया, ठीक है बेटा जी। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर हम सेकंड लॉ का यूज करते हैं इंटरनल सिस्टम के अंदर कि भाई नेट फोर्स कितना है, तो आपको नेट फोर्स यही आपका है FAB, और क्या है, FBA के बराबर है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, कितना फोर्स लगा आपका, FAB और इन दोनों का जब सम करोगे तभी तो नेट फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम, PA प्लस PB। उसने क्या कहा, अब नेट फोर्स आपका 0 है, पहले आपको पता है नेट फोर्स 0 है, तो आपने क्या देखा कि नेट फोर्स 0 है, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, और इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तो आपका न्यूटन थर्ड लॉ आपका है, इक्वल एंड अपोजिट। इट मीन्स इट इज़ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दस थर्ड लॉ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आई थिंक ये बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, सेंटेंस वाइज भी करेक्ट लिखा है, और इसका एक्सप्रेशन भी सही है। इसको पूरा का पूरा मार्क इस पर मिल जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चे ने बोला कि डिफाइन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन विथ 1 एग्जाम्पल। सब में आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे एक बुक को आपने टेबल पर रख दिया तो वो टेबल पर ही बनी रहेगी, क्यों, क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। वो क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगी। बच्चे ने इनर्शिया ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट बाई इट सेल्फ, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया है पर्सन फील, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही दिया उसने, ठीक है ना। अगर रेस्ट में हो आप, अचानक क्या है, जैसे आप बैठे हो और अचानक आपके ऊपर जर्क लगा, तो आप क्या है, उसका अपोज करते हो। व्हेन द स्टार्ट सडनली अ पर्सन फील्स जर्क बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली, क्योंकि बस पे आप बैठे हुए हो, अब बस स्टार्ट हो गई तो आपको क्या है, एक जर्क फील होता है, क्योंकि आप अपने इनिशियल स्टेट को बनाए रखना चाहते हो। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनेबिलिटी ऑफ बॉडी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बाई इट सेल्फ, ठीक है ना। देखो दिया है इसने, पर्सन जर्क क्या है, अब पर्सन जर्क फील जर्क फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टॉप्स। बस हम क्या करते हैं, बस को जब स्टॉप करते हैं तो व्हाट हैपन हियर, क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में है, जब हमारी बॉडी मोशन में है और बस स्टॉप होती है, अचानक वो रुकती है, तो पूरी बॉडी किस में रहती है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी आगे चली जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी किस में रहना चाहती है, मोशन में रहना चाहती है। इसलिए इसने डिफाइन किया डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, बिल्कुल सही लिखा है इसने, है ठीक है ना। कि अगर हम टर्न लेते हैं, अ पर्सन इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन बस टेक्स अ शार्प टर्न, अगर वो क्या टर्न लेती है, डायरेक्शन को अपनी चेंज करती है, अचानक क्या होते हैं हम लोग, हम भी क्या है, बाहर की तरफ क्या है, थोड़ा झुकने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में है, वो अचानक क्या है,
अपनी डायरेक्शन को चेंज, मतलब डायरेक्शन ऑफ जो हमारी इनर्शिया है वो मेंटेन, हम जिस स्टेट में जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं हम उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। अपने मोशन के डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल लिखा इसने करेक्ट, इस पर पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द इलास्टिक एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हाउ डज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ये बार बार आ रहा है। इट स्टेट दैट टाइप ऑफ इट इज़ द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडीज रिमेन्स कंजर्व्ड आफ्टर कोलिजन। बिल्कुल, और साथ में ये भी लिखो कि मोमेंटम भी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो मोमेंटम को भी अगर आप पॉइंट आउट करो तो अच्छी बात है, आप यहाँ लिख दो। आपने बिल्कुल अच्छा लिखा आपने यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और साथ में क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हालांकि ये कंडीशन दोनों में होती है, इलास्टिक और क्या है, इन इलास्टिक में मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व होता है अगर नेट फोर्स जीरो है तो, लेकिन काइनेटिक ही उसको डिफ्रेंशिएट करती है। तो ठीक है, आपने अच्छा लिखा है, डायग्राम भी आपने बिल्कुल अच्छा बनाया है। इलास्टिक कोलिजन में आपने क्या दिखाया, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इनिशियल ज़्यादा होती है क्योंकि एनर्जी यहाँ पर लॉस होती है, इसलिए आपका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और फाइनल क्या तुम्हारी कम होगी। बिल्कुल करेक्ट लिखा है, डायग्राम बिल्कुल सही नीट एंड क्लीन बनाया है इसने, कोई प्रॉब्लम के बाद डिफाइन देखो प्रॉपर किया है विद डायग्राम, और साथ में कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखा है, रेस्टिट्यूशन। डिफाइन किया है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बिल्कुल प्रॉपर इसने डिफाइन किया है, और आपको ऐसे ही लिखना आगे चल करके। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा तुम्हारा, V2 माइनस V1 इक्वल टू V1, सॉरी क्या होगा बेटा जी, आपने क्या कर दिया ये U1, हाँ U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक। तो आपने V2 माइनस, देखो आप ऐसा लिख रहे हो बेटा ना, आपको मालूम नहीं पड़ता आप क्या लिख रहे हो, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सही लिखो। यहाँ लिखा आपने V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस, ये बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर, यहाँ आपने गलती कर दी है, गलती नहीं की, अच्छा बराबर कर दिया, ठीक है ठीक है, इसने बराबर किया, इसके बाद वेरी गुड, V2 माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1 ये करेक्ट हो गया ये, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब इलास्टिक आपकी प्योर इलास्टिक, मतलब आपका परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है तो ई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपका है पार्शियल इलास्टिक, ये क्या है बेटा जी, ये पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है, जिसमें क्या है U1 माइनस U2 बड़ा है क्योंकि एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, पता आपको है, और V2 माइनस V1 क्या है, कम है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये आपका, ये क्या होगा, एक से क्या हो जाएगा, एक से ये कम हो जाएगा, ठीक है बेटा जी, क्योंकि V2 माइनस V1 छोटा है, U1 माइनस U2 क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक से कम हो गया, ये ई लाइज बिटवीन 0 to 1 दिखा भी दिया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ दिखाओ ना, यहाँ एक से कम हुआ, अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या तुम्हारा हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों बॉडी सेपरेट होती ही नहीं है कोलिजन के बाद, तो ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दिखाओ आप, ई आपका क्या है, लेस देन कितना है, यहाँ देखो बेटा एक मिनट, ये जो आपका ई है ना, ये ग्रेटर देन आपका 0 है या इज इक्वल टू है या लेस देन 1 है या इज इक्वल टू, ऐसे करोगे तो ये आपका ठीक रहता है, ठीक है बेटा जी। तो ये प्रॉब्लम सही है, आपने बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पूरा का पूरा 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से कंडीशन दिखाओ तो और बेहतर होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कैलकुलेट द टॉर्क, ये पहले भी पूछा गया, अब भी पूछा जा रहा है आपको। पिछले वाले पेपर में मिस्टेक्स हुई थी, मैंने उसको पॉइंट आउट किया था, इस बार इस बच्चे ने क्या है, देखो बिल्कुल सही किया है। क्या लिखा है इसने, वेक्टर एफ लिखा है और आर लिखा है, तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, इसलिए पहले आर को इसने क्या किया, पॉइंट आउट किया, आर को वेक्टर आर लिखा कितना 1 1 और -2 लिखा, फिर इसने लिखा फोर्स को एफ 5 -2 -5, ठीक है ना। फिर इसको ब्लॉक किया इसने, मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4 -4 हो गया। फिर जे वाले को ब्लॉक किया विथ माइनस साइन, यहाँ प्लस होता है या माइनस, यहाँ प्लस, तो ये आपका क्या, आपने इसको ब्लॉक किया, फिर आपने 1 5 जा 5 लिखा, है ना, और फिर क्या होगा तुम्हारा 5 2 जा 10 होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो उसने प्लस पॉइंट आउट किया है, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आपने इसको ब्लॉक किया तो हो जाएगा 1 -2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा तुम्हारा -5 हो जाएगा -7, करेक्ट आंसर आया है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। ये और क्या होगा तुम्हारा न्यूटन मीटर, है ना, टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, न्यूटन मीटर। आई थिंक इस बात को समझ गए, इसने बिल्कुल करेक्ट किया है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब इसने कहा कि डिराइव द ऑर्बिटल, क्या है इसमें, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है बेटा जी। तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, डिफाइन भी किया इसने, सेटेलाइट दिया है बिल्कुल, V0 GM/r होगा, इसने पॉइंट आउट किया है, और V0 क्या होगा तुम्हारा
फ्रॉम द सर्फ एट द अर्थ सर्फेस क्या वी नॉट 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट किया है, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। आपको भी इसी पॉइंट को फॉलो करना है, ध्यान देना भाई, इसी को पॉइंट को करना है फॉलो। मैं थोड़ा पेज को बड़ा करता हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है बेटा जी। आई थिंक इस बात को समझ गया। अगला पेपर देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी कई बार पूछा गया है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आपका है। तो इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये मास का पता आपको है कि जो बर्नौलीज थ्योरम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ये मास पर बेस्ड है। बिल्कुल सही किया। फ्लो ऑफ सेकंड ये भी करेक्ट किया, रेट ऑफ बिल्कुल करेक्ट किया इसने, लिखा बिल्कुल सही है आपका बेटा जी। आपको भी इस तरीके से पॉइंट आउट करना होगा। ये पूरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आपको ऐसे ही पॉइंट आउट करना है। आप ध्यान से डेरिवेशन देख लो, ठीक है बेटा जी। इसमें मैंने कई बार आपको बताया भी, यहाँ भी आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सही बच्चे ने डायग्राम के साथ बना हुआ है, ठीक है बेटा जी। ऐसे आपको बना के प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट करना, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। बच्चे ने बोला लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेरी गुड, एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kBT। बिल्कुल अच्छा लिखा है इसने। स्टेटमेंट ध्यान से देख लो, स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से लिखा है, यहाँ पे दिखा है एनर्जी क्या है F/2 nRT लिखा है, ठीक है बेटा जी, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। आपको बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट आउट करना है, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो इसने डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी डिफाइन किया है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और क्या है डायटोमिक, डायग्राम के साथ बताया इसने, बिल्कुल करेक्ट बताया है। इसको पूरा का पूरा मार्क्स इस पर मिल जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब क्या है, स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाई केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट। तो क्लासियस का क्या स्टेटमेंट था, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन, बिल्कुल करेक्ट बताया है इसने, ध्यान देना आप लोग। और साथ में केल्विन का स्टेटमेंट भी इसने क्या है बिल्कुल करेक्ट बताया, ठीक है बेटा जी। अब अगर 28 देखें तो इसने क्या है, ट्रांसवर्स वेव के बारे में, द वेव्स इन विच द डायरेक्शन वाइब्रेशन, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। डायरेक्शन ये तो मैंने पहले ही पॉइंट आउट किया था, फिर से इसने पॉइंट आउट किया है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही आपको डिफ्रेंशिएट करना, ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और ये पॉइंट्स आप देख लो, इस तरीके से पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है बेटा जी। अब मैं आता हूँ अगले कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन तो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन आया हुआ है तो आप देख लो ध्यान से कि क्या हुआ है। एक्सप्लेन द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही लिखा है इसने। ये के बारे में क्या हॉरिजॉन्टल मोशन लिखा है, फिर वर्टिकल मोशन के बारे में डायग्राम बिल्कुल सुपर बनाया है, ठीक है ना। इसके बाद इसने क्या है देखो पूरा का पूरा एच मैक्स भी निकाला है, मैक्सिमम हाइट निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन किया इन्होंने, आपको डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। इसको मैं 2-3 बार, कई बार इसकी वीडियो बना चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, तो आई थिंक सारे बच्चे समझते हैं इसको, ठीक है बेटा जी, आई थिंक समझ गए। और यहाँ पर देखो इसने बनाया है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऐसे ही करोगे तभी आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिलेगा, याद रखना, अदरवाइज फिर आपका नंबर कटेंगे, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन। अब अगला इसने डिफाइन द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एंड डिफाइन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डिफाइन करना है, बिल्कुल डिफाइन किया है, करेक्ट, ठीक है ना। इन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये भी डिफाइन किया इसने। बाद में कहा क्या है, डिराइव द रिलेशन CP एंड CV, मेरा रिलेशन मैंने बताया था आपको, देखो बिल्कुल प्रॉपर इसने यूज किया है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी गुड। इसने निकाल लिया कि CV की वैल्यू क्या होगी, F/2R होगी, ठीक है ना। इन कांस्टेंट प्रेशर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट तो क्या बन जाएगा, DQ, NCP/dt बनेगा, और DU की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, पहले से ऑलरेडी, F/2 nRdt, और ये आपका बन गया DW, क्या बन गया तुम्हारा PdV। बाई गैस लॉ से हमने क्या किया, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट किया, PdV VdP इक्वल टू nRdt, ठीक है बेटा जी। तो PdV की वैल्यू यहाँ से निकाला हमने कितना, nRdt आ जाएगी, और इसी की वैल्यू हमने ला के यहाँ पुट कर दिया, इसने भी क्या करेक्ट किया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप जैसे यहाँ रखोगे तो यहाँ से dt n और सब कट जाएगा, CP इक्वल टू F/2R इंटू R आ जाएगा, और F/2 की वैल्यू क्या होती है, CV होती है, पहले से आपने निकाल रखा है, तो CP को ट्रांसफर किया, ये करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही निकाला है। और आपको बिल्कुल चलना है ऐसे, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, इस पर 5 नंबर, 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर आपका प्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। तो ध्यान से देख लो आपको कैसे चलना है आगे, और देखो यहाँ पर आपको एंड कैसे करना है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x,
है ना, रीस्टोरिंग जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस एक्स के क्या होगा, अगर प्रोपोर्शनल है तभी जाकर क्या है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा, टू एंड फ्रो मोशन होता है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के लिए डायग्राम बनाओगे, मैं बता चुका हूँ इसको प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल करेक्ट किया इसने है। इसके बाद ट्रायंगल इसमें क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी क्या आएगा, वाई आ गया, क्योंकि इसने ओमेगा से थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ओमेगा टी होगा, तो इसने दिखा दिया। और यहाँ पर फाई इज द फेज ऑलरेडी कवर्ड, इसको लिखो बेटा जी, फाई इनिशियल फेज है, क्या नाम देखो इसका, ये इनिशियल फेज है, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है, प्लस माइनस साथ इसने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट किया इसने, तो आपको वेलोसिटी मिल गई, देखो क्या मिल गई वेलोसिटी, यहाँ से ये आपका वेलोसिटी मिल गई, किसका फंक्शन है ये टाइम का फंक्शन है। फिर इसने कन्वर्ट करके फिर निकाला, आपने क्या निकाल लिया, देखो ये दिस इज द वेलोसिटी, द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये निकाल लिया, ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। आप बेटा यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करना होगा कि लिखना होगा एट मीन पोजीशन, क्योंकि 5 नंबर का है, तो एट मीन पोजीशन पे वाई क्या होगा तुम्हारा 0 होगा, तो वी तुम्हारा क्या होगा मैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए ओमेगा, ठीक है ना। फिर लिखोगे एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ कितना होगा तुम्हारा जरूर, यहाँ वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए हो जाएगा, जब यहाँ रखोगे प्लस माइनस ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वी आपका क्या हो जाएगा मिनिमम, ये हो जाएगा तुम्हारा 0। इसको आपको पॉइंट आउट करना कि 5 नंबर का, तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन करेक्ट आपका ही है। इधर आपने इसको करेक्ट लिखा है, दिस इज द बेसिक कंडीशन, वेरी गुड, ठीक है बेटा जी। इसमें भी पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा आपको। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, और इस बच्चे ने सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट की थी, और इसको जो है अब इसका जो है कि 69 नंबर बना 70 मार्क्स, ठीक है ना। 1 नंबर उसका कटा था जो फ्री फॉल मोशन में उसने वेट को mg लिख दिया था, अदरवाइज आपको बिल्कुल ऐसे लिखा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है बेटा जी। अगर कोई दिक्कत होगी आपको तो हमसे डिस्कस करना, हम ऑफलाइन में या ऑनलाइन में आपको आराम से डिस्कस कर सकते हैं, पेपर को मैंने प्रॉपर डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।